हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले, जो कि हमने पिछले वीडियो में, जो कि तीनों प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्कस किया था। क्या होता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज, क्या होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में काउंसिल्स क्या होते हैं, और ऑर्डिनेंस बिल कैसे पास होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होती है, और कैसे डिफरेंस होते हैं लोकसभा से और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर से और लेजिस्लेटिव असेंबली से वो बिल। तो हमने ईच एंड एवरी डिस्कस किए ये पॉइंट्स, है ना। ईच एंड एवरी कंसेप्ट का हमने देखा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स, तो जरूर जाकर देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीआर ऑफ दिल्ली। ये टॉपिक लेने की यही मोटिव माय फ्रेंड्स के बहुत से एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना माय फ्रेंड्स, जो कि यूपीएससी से एग्जामिनेशन देते हैं, तो उनको ये पॉइंट्स में 101% कन्फ्यूजन ही होता है। अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपके इस पॉइंट्स पर कोई कन्फ्यूजन होगा इस वीडियो के बाद, है ना फ्रेंड। तो एनसीटी ऑफ दिल्ली मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। क्या होता है एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अकेडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए लाया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स। तो जरूर जुड़ जाए अकेडमी से, जो कि आपको वहां पर 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, देखने को मिलने वाले हैं, सीखने को मिलने वाला है। वहां से 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस आपके प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो जरूर जुड़ जाए अकेडमी के साथ। और एक बड़ा ऐलान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकेडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगे। जितना भी आपका प्रीलिम्स का सीएससी पेपर 1 जो होता है ना माय फ्रेंड, जितना भी आपका उसमें सिलेबस होता है वही सिलेबस आपका रहेगा। तो आपका एक फायदा भी हो जाता है कि प्रीलिम्स पेपर 1 का आपका बहुत सारा स्टडी हो जाता है, वहां से कवर हो जाता है ना प्रिपरेशन का, है ना माय फ्रेंड। तो सिर्फ इतना नहीं, अगर आप इस मॉक टेस्ट में टॉप 5 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अकेडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स लाते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अकेडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है माय फ्रेंड्स। तो सिर्फ इतना ही नहीं, यू हैव बीन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, अनअकैडमी एजुकेटर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स से सीखने को आपको मिलेगा, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिलेंगी, है ना, जो कि बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। इससे आपका सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं होता, ये सब चीजें आपको मिल जाती है। तो ये कब अवेलेबल होंगी ये टेस्ट आपको, तो वो होंगी 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दी गई है इस मॉक टेस्ट की। तो अगर आप एनरोल करते हैं तो आपके रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाता है और आपको बहुत सारी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है यहाँ से, है ना। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, इसको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको सिर्फ अपना एनरोलमेंट करना है और टेस्ट देनी है 20 सितंबर को, 27 सितंबर, है ना माय फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को, है ना। तो आप अपना अनअकैडमी के साथ अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 का, 21 का, 22 का, है ना। तो इसकी वजह से आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी के बहुत ही सारे क्या मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स, अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन कर अकेडमी के आपको, तो लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, आपको घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। और टॉप एजुकेटर्स, स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्पेशलाइज एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है माय फ्रेंड्स। और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस भी मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और रेगुलर और क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आपको कहीं भी जाकर, आप कहीं भी बैठकर अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऐसी जरूरत नहीं कि आपके नोट्स ही चाहिए आपके साथ में, है ना, उससे संभालने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको ये सॉफ्ट कॉपी में आपको पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है अकेडमी, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। और आंसर राइटिंग सेशंस, ये बहुत ही अच्छी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही अच्छी चीज होती है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी का नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अगर एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आंसर राइटिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। आपको एक आंसर राइटिंग की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आपको अनअकैडमी एक ही सब्सक्रिप्शन पर प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड्स के आपको कैसे आंसर लिखने चाहिए, कैसे आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना। और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कम समय में कैसे सॉल्व करने चाहिए, है ना। तो वो सब आंसर राइटिंग सेशंस में आपको अवेलेबल होगा। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी बहुत मिल जाएगा आपको, अनलिमिटेड बेनिफिट्स अपन मिल जाते हैं एक ही सब्सक्राइब कोर्सेज पर। और सिर्फ इतना नहीं कि आपको 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स के, आपको यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक ईच एंड एवरीथिंग जितने भी आपको चाहिए, जितनी भी आपको चीजों की जरूरत है, वो सब आपको प्रोवाइड कर रहा है अकेडमी सिर्फ एक ही सब्सक्राइब कोर्सेज पर, एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो जल्द से जल्द जुड़ जाए अकेडमी के साथ माय फ्रेंड्स। तो ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जाके ज्यादा दिन नहीं हो चुके यहाँ पर शुरू होते हुए, तो 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स। तो ये बैचेस आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में सीखने को मिलेंगे, जो कि बिलिंगुअल वर्जन में सीखने को मिलेंगे, आपको हिंदी वर्जन में सीखने को मिलेंगे, इंग्लिश वर्जन में सीखने को मिलेंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस,
PDF स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है ना माय फ्रेंड। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को, और आपके प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कि डेली T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड्स। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का माय फ्रेंड्स, और आप हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूलिए, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं सिंपल YT, तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 57,600 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो जरूर से जल्द सब्सक्राइब करें अनअकैडमी कोर्सेज को, और हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी, जिसमें आपको PPTs, PDF, हैंड नोट सब कुछ मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक माय फ्रेंड्स, सिटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली को डिस्कस करने पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये कैसे हुआ है ना, हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो एनसीटी होने के पीछे दिल्ली की हिस्ट्री क्या है, तो हम जान लेते हैं। अब हम हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माय फ्रेंड, commencement of the constitution कब हुआ था माय फ्रेंड्स, दैट इज 1951। बिफोर द commencement of the constitution दिल्ली पार्ट सी स्टेट था। आपको पता होगा बिफोर द commencement of the constitution, जो कि हमने स्टेट्स में मैंने बहुत बार डिस्कस किया, आप मेरे स्टेट्स के वीडियो देख सकते हो जाकर, कि बिफोर द commencement of the constitution 1951, तो हमने क्या स्टेट्स को नहीं किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट में क्या कर दिया था, डिवाइड किया था, है ना। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, commencement of the constitution ना, तो हमने स्टेट्स को पार्ट ए, बी, सी, डी ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो वहां पर एट दैट टाइम के दिल्ली का क्या था, पार्ट सी स्टेट था, है ना, इन 1951 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स क्वेश्चन आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या था, दिल्ली ने क्या था, पार्ट सी स्टेट था। तो क्या कहता है कि लॉ इनेक्टेड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। तो वही से अगर पार्ट सी स्टेट था दिल्ली, तो माय फ्रेंड, तो तभी दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए दिल्ली में। ये वहां पर क्या किया था, ये वहां पर फिक्स किया गया था कि दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी। बट आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, जबकि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951 में, तो हमने ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सब स्टेट्स एबॉलिश कर दिए। कब कर दिए, आफ्टर द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, है ना माय फ्रेंड। तो ये सब क्या कर दिया हमने, क्या कर दी कि वह पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स हमने एबॉलिश कर दिए, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो हमने लिंग्विस्टिक मैनर्स पर स्टेट्स बनाना शुरू किए, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया स्टेट्स के वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो कि लिंग्विस्टिक मैनर्स पर हमने क्या किए, स्टेट्स बनाए थे। तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक मैनर्स से बना था, है ना माय फ्रेंड्स। तो आंध्र प्रदेश इज रिप्रेजेंटेटिव था वहां का, है ना। तो वहां पर हमने क्या किया, ABCD पार्ट क्या कर दिए, पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया, है ना। दिल्ली बिकम द यूनियन टेरिटरी UT टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो फिर हमने क्या किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद हमने दिल्ली को UT बना दिया, समझ रहे, दिल्ली को UT बना दिया। तो UT बनाने से पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, वो पूरी तरह से अबॉलिश हो गई, जो कि पार्ट सी था दिल्ली हमारा। तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए ऐसा कहा गया था। तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो पूरी तरह से अबॉलिश कर दिए। यहाँ पर आपको इतना समझा कि वो पूरी तरह से अबॉलिश कर दिए थे, है ना। तो आगे क्या होता है ना, तो अब यूनियन टेरिटरी, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का सफर कैसा था दिल्ली का, है ना। तो हमने क्या किया कि अब UT टू NST कैसे बना दिल्ली। तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव जब था, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1966 के थ्रू हमने एक म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, हमने तो ये पहले कह दिया था कि दिल्ली एक UT यूनियन टेरिटरी बन जाएंगे, है ना। तो फिर हमने क्या किया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1966 के थ्रू हमने एक दिल्ली कहां पर चला, सिर्फ एक म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू चलता था माय फ्रेंड्स। एट दैट जब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के थ्रू एक म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू चलता था दिल्ली, है ना माय फ्रेंड्स। तो क्या था, बट हमने क्या किया कि बालकृष्ण कमेटी 1987, जब बालकृष्ण कमेटी 1987 ने ये रिकमेंडेशन दी कि क्या होना चाहिए कि दिल्ली शुड कंटिन्यू टू बी अ UT बट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स ऑल्सो, है ना। अब क्या किया, तो हमने पार्ट सी जब स्टेट था दिल्ली हमारा, तो हमने क्या किया, जब आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिंग्विस्टिक मैनर्स पर स्टेट बनाए, यहाँ तक आपको समझ गया। तो लिंग्विस्टिक मैनर्स पर हमने स्टेट बनाए, तो फिर बाद में हमने दिल्ली को UT बना दिया, यहाँ तक समझ गया। तो फिर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1951, यहाँ तक समझ गया। बट अभी क्या होना, बालकृष्ण कमेटी 1987 ने एक रिकमेंडेशन दी कि यहाँ पर दिल्ली UT रहेंगी, यूनियन टेरिटरी रहेंगी, बट क्या होगा, तो दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होंगी एंड स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स भी होगा, है ना। तो आप यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन आऊंगा कि
एक ही स्टेट्स में एक आपको नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी दे रहे हैं, है ना माय फ्रेंड्स। मीन्स आप यूटी भी वो स्टेट्स को दे रहे हैं, यूटी भी आप बना रहे हो, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली बना रहे हो, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर भी बना रहे हो, तो उससे हमने नाम दिया एनसीटी। क्या दिया हमने नाम उसे माय फ्रेंड्स? ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। तो किसी स्टेट्स में ऐसा नहीं होता ना माय फ्रेंड्स। एक स्टेट्स की क्या होती है, एक वहाँ पर स्टेट काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उन्हें चाहिए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हो जाता है वहाँ पर। बट वहाँ पर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, वो हर एक स्टेट यूटी नहीं होता। यहाँ पर दिल्ली को आपने यूटी भी बना दिया, बालकृष्ण कमेटी जी आपने यूटी भी बना दिया, और आप भी बोलते कि लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर भी होना चाहिए। तो ये यूटी में ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमने क्या किया कि उसे यूटी न बोला जाए, उसे एनसीटी बोला जाए, है ना। तो जब हमने नाम दिया यूटी टू एनसीटी, जब वो सफर हुआ कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो घोषित किया गया कि दिल्ली ये यूटी नहीं है, यूटी भी है बट नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब ये कहाँ से प्रोवाइड किया हमारे? थ्रू द 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस। अब ये एनसीटी के स्पेशल स्टेटस कौन देता है? कि वो होता है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 से हमें स्पेशल स्टेटस मिलता है ना। तो जब भी हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं माय फ्रेंड्स, तो ये हमें थ्रू द आर्टिकल 239 AA डील्स विद स्पेशल स्टेटस, जो कि आर्टिकल 239 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप खोल कर देखो तो वहां पर हमें स्पेशल स्टेटस मिल जाता है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली को क्या क्या स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब आपने देखा होगा कि मतलब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होना चाहिए और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर में ये सब कुछ होना चाहिए, और आपकी एनसीटी भी है ना। बट आर्टिकल 239 AB जो होता है, बट आर्टिकल 239 AB इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर आपका यूटी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, आपका यूटी स्टेट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो आर्टिकल 239 AB में क्या कहा गया है कि फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हो रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसमें उनको हैंडल कर सकते। कौन? पार्लियामेंट हैंडल कर सकता है। तो ये 239 AB में कहा है, 239 AB डील्स विद द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर, है ना, द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, है ना। जब भी अभी कोई स्टेट आपका यूटी अगर किसी भी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें नहीं मान रहा है माय फ्रेंड्स, तो आपको 239 AB में दिया गया है कि आप यू शुड एक्ट अगेंस्ट इट, है ना। समझ रहे हो? तो अब क्या होना चाहिए ना माय फ्रेंड्स के, अब स्टेट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग इन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब तो मुझे यूटी रहना नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये हो गया, मुझे यूटी रहना नहीं था, और ना मुझे स्टेट बना गया, और मुझे यूटी भी नहीं रहना नहीं था, और ना मुझे स्टेट बनाया गया। तो मुझे इसके बीच में का बनाया गया, क्या बनाया गया? मुझे एनसीटी बनाया गया, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया, है ना। तो क्या होना? तो स्टेट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग इन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। ये हमें पता है कि हर एक स्टेट उनके स्टेट लिस्ट बनाती है, हर एक स्टेट उनके कॉन्करेंट लिस्ट बनाती है ना। सब कुछ वो स्टेट्स के हाथ में होता है, वो पार्लियामेंट के हाथ में नहीं होता, ये हमें पता है ना। हम स्टेट लेजिस्लेचर में देखे हूँ, तो हम हर एक स्टेट लिस्ट बनाएंगी, और हर एक कॉन्करेंट लिस्ट ही बनाएंगे जब नॉर्मल कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन में वो अलग बात है, हमने डिस्कस किया है। बट इन नॉर्मल कंडीशन की स्टेट लिस्ट ही बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट ही बना सकती है, यहाँ तक तो ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, आप दिल्ली आप भी स्टेट लिस्ट बना सकते हो, आप भी कॉन्करेंट लिस्ट बना सकते हो, बट हमने 3 चीजें दिल्ली के हाथ में नहीं दी, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। इसके लिए हमने वो दिल्ली के हाथ में नहीं दी, वो कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा उनके ये जो 3 चीजें हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो जो 3 चीजें हैं माय फ्रेंड्स, तो वो हमने दिल्ली के हाथ में नहीं दी माय फ्रेंड्स। तो कौन से ऐसे 3 चीजें हमने दिल्ली के हाथ में नहीं दी माय फ्रेंड्स? कि वो होता है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये जो 3 चीजें वो ऑलरेडी किसी भी स्टेट में जाकर देखो आप, सब वो अंडर द स्टेट होता है, वो सब प्रोविजन स्टेट ही हैंडल करता है। कि पब्लिक ऑर्डर स्टेट हैंडल करता है, पुलिस स्टेट हैंडल करता है, और लैंड ऑर्डर्स भी स्टेट हैंडल करता है। बट यहाँ पर हमने दिल्ली को क्या दिया माय फ्रेंड्स? कि दिल्ली को हमने वो लॉज नहीं दिए, वो हक नहीं दिया, दैट इज पब्लिक ऑर्डर भी नहीं दिया, पुलिस भी नहीं दिया, और लैंड ऑर्डर्स भी नहीं दी। ये सब कौन बनाएगा? इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। अब क्यों भाई पार्लियामेंट क्यों बनाएगा? बिकॉज आप एनसीटी हो, आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो, और आप कैपिटल ऑफ इंडिया हो, इसलिए आपको ये हक नहीं दिया जाता कि आप पब्लिक ऑर्डर बनाए, है ना, कि आप लैंड ऑर्डर्स आप खुद हैंडल करें, और आप पुलिस को ऑर्डर्स दे और पुलिस के ऊपर लॉ बनाए। ये आपको हक नहीं है दिल्ली। आप एनसीटी हो, आप नहीं, क्या यूटी भी नहीं बनना चाहते थे, आप स्टेट भी नहीं हो, बट आप एनसीटी हो, आप बीच में का हो, है ना। समझ रहे हो? तो यहाँ पर सब पार्लियामेंट हैंडल करेंगे इन लॉ को, जो कि पब्लिक ऑर्डर्स भी पार्लियामेंट, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, है ना, और लैंड ऑर्डर्स भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा दिल्ली के, और पुलिस को भी पार्लियामेंट ही हैंडल करेगा। समझ रहे हो? इस बात को समझ रहे हो? अब आते हैं हम क्या करते हैं ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम, इनके बीच में क्या है डिफरेंस, क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर सीएम के? अब तो आर्टिकल 239A को सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स के इट इज एन वर्क ऑफ सीएम एंड स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस टू एलजी।
समझ रहे हो। आर्टिकल 239A में ये लिखा हुआ है, सब क्लॉज 4 में अगर आप देखें आर्टिकल 239 सब क्लॉज 4, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इट इज एन वर्क ऑफ सीएम एंड स्टेट काउंसिल मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो के हेड होते हैं यूटी के, तो उससे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, हमें पता है। तो ये आर्टिकल 239 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि ये ड्यूटी है, इट शैल बी द ड्यूटी, इट इज एन वर्क फॉर द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो चीफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन सीएम और एलजी में कुछ क्या होता है ना, डिस्प्यूट हो गया है ना, किसी बिल को लेकर। अगर यहाँ पर दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास होना चाह रहा है और सीएम उसे क्या कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, उसे पास करना चाह रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे राजी नहीं है पास करने के लिए, तो इस बिल को लेकर कोई लेफ्टिनेंट क्या हो गया माय फ्रेंड्स के क्या हुआ कि इसमें डिस्प्यूट हो गया सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच, है ना। तो सीएम क्या कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कहता है कि हम बिल ये पास नहीं कर सकते, बट सीएम ये बिल पास कराना चाहते हैं, तो ये डिस्प्यूट हो रहा है बीच में। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्टली आते हैं प्रेसिडेंट के पास, ये मैटर पूरा उठा के प्रेसिडेंट के पास रख देता है। अभी मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट जी आप देखिए, आप और सीएम देखिए, तो प्रेसिडेंट जी हैंडल करते हैं। तो प्रेसिडेंट की वो मर्जी होती है, वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है। बट अगर एलजी साहब को बीच में ही लगे, वो मैटर अब कहा गया, वो बिल्स को कहा लेकर गए, वो गए प्रेसिडेंट के पास लेकर, है ना, एलजी साहब, तो एलजी साहब के पास वहां पर वर्क खत्म हो गया एलजी साहब का, बट एलजी साहब को लगे कि यार ये बिल तो सही था, ये बिल तो इट इज नेसेसरी, ये बिल तो होना चाहिए। अगर बाद में एलजी साहब ने ये सोचा, उनका डिसीजन बदल गया कि ये बिल को हमने क्या सपोर्ट किया करना चाहिए मैंने, है ना, तो ये सब बिल को असेंट देना चाहिए। बट अब क्या है ना, वो प्रेसिडेंट के पास है, तो प्रेसिडेंट का फैसला सुनाने से पहले ध्यान दो इस बात को, इस बात में बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, ट्रैक में मत फंसना कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास वो बिल गया है, पर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लग रहा है कि ये बिल नेसेसरी होना चाहिए। तो जब प्रेसिडेंट का फैसला आने से पहले, समझ लो, प्रेसिडेंट का फैसला आने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पावर्स के थ्रू ये फैसला सुना देता है। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट का फैसला आने से पहले, चाहे वो प्रेसिडेंट के पास गया हो बिल रिकंसिडर करने के लिए, बट यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर लगे, कोई भी लगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के पावर्स के थ्रू, है ना, तो डिस्क्रिशन पावर्स के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, बिल को पास कर देता है या बिल पर अपना डिसीजन सुना देता है ना। तो इस चीज में यहाँ पर क्या हुआ, जो पब्लिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स थे और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स थे, यहाँ पर हेल्पलेस हो जाते। अब ये तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को एक थोड़ा धक्का है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को आप डायरेक्ट टच कर रहे हो, है ना, तो आप वायलेट कर रहे हो। तो अब क्या कहते हैं ना, डिस्क्रिशन पावर्स थे, तो एलजी अपना फैसला सुना सकता है ना, प्रेसिडेंट के पहले। तो फिर यहाँ पर पब्लिक इलेक्टेड स्टेट काउंसिल मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स का क्या फायदा, तो यहाँ पर ये हेल्पलेस हो जाते हैं माय फ्रेंड्स कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि हाई फुल स्टेट। अब दिल्ली फुल स्टेट क्यों होना चाहिए, हम रीजन एक एक करके डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर दिल्ली फुल स्टेट क्यों होना चाहिए। तब यहाँ पर सवाल उठ जाता है कि माय फ्रेंड्स के दिल्ली फुल स्टेट इसलिए होना चाहिए कि वहां पर पॉपुलेशन 19 मिलियन से ज्यादा है, अब तो ज्यादा बढ़ गई होंगी, पॉपुलेशन 19 मिलियन से ज्यादा है वहां पर दिल्ली की। तो हर एक किसी के स्टेट्स ये इतना होता है कि जितने भी स्टेट्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन यहाँ तक तो होती है, वो स्टेट्स बन जाते हैं। बट यहाँ पर फुल स्टेट होना चाहिए दिल्ली की, उसकी पॉपुलेशन 19 बिलियन है ना, या 19 मिलियन से ज्यादा है ना। तो फेडरल सिस्टम, अब फेडरल सिस्टम क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि यहाँ पर फेडरल सिस्टम है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन है, यह हमें मालूम है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। बट डेमोक्रेसी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन है ना, आप उसे कैसे वायलेट कर सकते हैं, उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब क्या है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन का हिस्सा है डेमोक्रेसी, और जो कंफ्लिक्टिंग अथॉरिटीज है ना माय फ्रेंड, जो थर्ड पार्ट हमारा देखो, जो कंफ्लिक्टिंग अथॉरिटीज है, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज, दिल्ली को इतना क्रिटिसाइज किया कि सवाल निशान पैदा कर रखा है, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग, है ना माय फ्रेंड्स। तो दे क्या होना है ना, दीज आर द फॉलोइंग डिमांड्स, तो ये फॉलोइंग डिमांड्स है, द पीपल ऑफ द दिल्ली डिजर्व फुल स्टेट फंक्शनिंग, है ना। तो ये पीपल ऑफ द दिल्ली है, वो डिजर्व करते हैं कि यहाँ पर फुल स्टेट फंक्शनिंग होनी चाहिए, जो कि पब्लिक ऑर्डर्स ने आपको पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, यहाँ पर पुलिस पार्लियामेंट लॉ बना रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट हमेशा कन्फ्लिक्ट ही रहा है, इट इज अ ग्रे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमेशा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में रहा है, ये पार्ट यहाँ पर हमेशा डिस्प्यूट होते हैं दिल्ली में और पार्लियामेंट में, है ना। तो हमें फुल स्टेट घोषित किया जाए, बट फुल स्टेट नहीं हो सकता, कि ये रीजंस थे कि फुल स्टेट होना चाहिए, कि पॉपुलेशन 19 मिलियन है, फेडरल सिस्टम है ना माय फ्रेंड्स। तो कंफ्लिक्टिंग अथॉरिटीज ने इतना ये सवाल निशान पैदा कर रखा है, और पीपल्स ऑफ द दिल्ली डिजर्व फुल स्टेट फंक्शनिंग, है ना। ये पीपल ऑफ द स्टेट दिल्ली की ये डिजर्व करते हैं माय फ्रेंड्स, कि फुल स्टेट होना चाहिए और फुल स्टेट फंक्शनिंग अपने स्टेट्स में होना चाहिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब दूसरे पार्ट्स पे आते हैं कि अब व्हाई नॉट फुल स्टेट, तो दिल्ली किस रीजन से फुल स्टेट नहीं होना चाहिए माय फ्रेंड्स। तो ऐसे कौन से रीजन है जिससे दिल्ली फुल स्टेट नहीं होना चाहिए या फुल स्टेट नहीं बन सकता, बिकॉज यहाँ पर फेडरल इंस्टीट्यूशंस और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एंड अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं माय फ्रेंड्स, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी होते हैं, है ना, और फेडरल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, वो डायरेक्टली हम स्टेट के हाथ में नहीं दे सकते ना,
है ना। तो इसीलिए हमने ये दिल्ली, एक ये रीजन है कि दिल्ली हम फुल स्टेट नहीं बना सकते, कि अगर फुल स्टेट बना दिया तो फेडरल इंस्टीट्यूशन भी दिल्ली के हाथ में देना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक कमिटी भी देना पड़ेगी, एंड अदर नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिलेशंस होते हैं वो भी दिल्ली के हाथ में देना पड़ेगा। फिर तो दिल्ली को कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो बोलेगा यूनियन आप अपना देखो, पार्लियामेंट आप अपना देखो, हम हमारा देखते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो इससे ये भी एक रीजन होता है, ये भी एक सही बात है कि यहाँ पर फेडरल इंस्टीट्यूशन सब पार्लियामेंट के अंडर रहता है ना माय फ्रेंड्स। तो अब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, सेकंड क्या है, द सुप्रीम कोर्ट फॉलोड 1987 बालकृष्ण कमेटी रिपोर्ट टू कंक्लूड दैट दिल्ली इज नॉट ए स्टेट। अब समझ लो, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो दिल्ली कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, है ना, कि हमें फुल स्टेट घोषित किया जाए, हमें फुल स्टेट नहीं दे रहे, पार्लियामेंट हमें घोषित नहीं कर रहा है फुल स्टेट, तो हमें फुल स्टेट घोषित किया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी रिपोर्ट कंसिडर की कि आप 1987 में, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, 1987 बालकृष्ण कमेटी रिपोर्ट, है ना। तो 1987 बालकृष्ण कमेटी रिपोर्ट और फिर रिकंसिडर की सुप्रीम कोर्ट ने, और उस बालकृष्ण कमेटी रिपोर्ट ने क्या कहा था कि दिल्ली शुड बी यूटी, यूनियन टेरिटरी रहेगा, बट दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेंगी और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे। इतना ही कहा था बालकृष्ण कमेटी ने, इतने ही रिकमेंडेशन दिए थे बालकृष्ण कमेटी ने। तो बालकृष्ण कमेटी ने ये रिकमेंडेशन नहीं दिया था माय फ्रेंड्स कि आप क्या होना चाहिए कि स्टेट्स होने चाहिए, ऐसे तो नहीं कहा गया बालकृष्ण कमेटी में। तो वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बालकृष्ण कमेटी ने आपको तो ये रिकमेंडेशन दी थी 1987 में कि आप सिर्फ नहीं क्या यूटी भी रहो, और आप क्या करो, आप में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होनी चाहिए और आप स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स भी होने चाहिए आप में, है ना। तो यही कहा था बालकृष्ण कमेटी ने। तो यहाँ नहीं कहा था बालकृष्ण कमेटी ने कि आपको स्टेट्स बनाया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट से फिर से कंक्लूड करता है कि दिल्ली इज नॉट ए स्टेट, है ना फ्रेंड। नो अब क्या होता है ना, दिल्ली एज नेशनल कैपिटल बिलोंग्स टू द नेशंस एज ए होल। समझ रहे हो इस बात को। तो दिल्ली, जो कि ये भी एक रीजन है कि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, ये नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो इसे हम डायरेक्टली फुल स्टेट नहीं बना सकते। इसलिए फुल स्टेट नहीं बना सकते कि वो नेशनल कैपिटल है, उनके जो पब्लिक ऑर्डर्स है, जो लैंड ऑर्डर्स है और जो पुलिस ऑर्डर्स है, वो सब पार्लियामेंट ही संभालेगा, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है, वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो कैपिटल ऑफ नेशन है। तो इसीलिए हमने उसे फुल स्टेट नहीं बनाया। तो फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र नेशनल कैपिटल नहीं है, वो नेशनल कैपिटल नहीं है, पंजाब नेशनल कैपिटल नहीं है, तो उनको एक अलग अलग क्या है, राजधानी है ना माय फ्रेंड्स। बट दिल्ली की कोई राजधानी नहीं है, कि उन्हें फुल स्टेट घोषित इसीलिए नहीं किया जा सकता कि वो नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो कैपिटल है नेशंस के, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, है ना, तो उनको भी डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई होती है ना माय फ्रेंड्स। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूटीज के, तो उनको भी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई होती है। जैसे कि हमने प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्रिशनरी पावर दिए थे, वो देखा, वो डिस्कस किया। गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर, हर प्रेसिडेंट को भी डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई होती है, हर एक का जो एग्जीक्यूटिव होता है उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई होती है। तो यहाँ पर वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई होती है। तो उनको वो सब क्या होता है ना, सब तरफ ही अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज नहीं करते आ सकते। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उन्हें सब तरफ ही अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज नहीं करते आ सकते, कि खास करके पब्लिक ऑर्डर, समझ रहे हो, खास करके पब्लिक ऑर्डर में पुलिस और लैंड पर, समझ रहे हो, ऐसे आते हैं माय फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन पर, ऐसे पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि अगर पार्लियामेंट ने आपको 3 चीजें नहीं दी, क्यों नहीं दी, कि आपका नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, आप फुल स्टेट नहीं हो, और फुल स्टेट क्यों नहीं, कि आप नेशनल कैपिटल हो, कैपिटल ऑफ नेशन हो, तो फुल आपको 3 चीजें नहीं दी आपके हाथ में, कि वो पब्लिक ऑर्डर नहीं दिया आपके हाथ में, तो लैंड ऑर्डर्स नहीं दिया आपके हाथ में, और पुलिस ऑर्डर्स नहीं दिया। तो ऑब्वियसली लॉजिकली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर फैसला नहीं सुना सकता, अपने डिस्क्रिशन पावर्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, है ना। इन बेसिस पर अपने डिस्क्रिशन पावर्स यूज नहीं कर सकता, है ना। ऐसे मैट्रिक्स जोड़ो माय फ्रेंड्स, अगर ऐसे मैट्रिक्स आप जोड़ते हो तो आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में, है ना माय फ्रेंड्स। तो जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो फैसिलिटेटर, एज ए फैसिलिटेटर बोल कर ले, है ना। तो फैसिलिटेटर बोल कर ले, क्या वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बोल कर ना ले, है ना माय फ्रेंड। तो फैसिलिटेटर मीन्स अगर दोनों पार्टियों में कोई भी अनबन हो जाती है ना, 2 रीजन से, अब 2 केसेस में कोई एक केसेस है, दोनों पार्टीज उनके बिलोंग से, एक केसेस बोले हाँ ये होना चाहिए और दूसरी पार्टी बोले हाँ नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो आप फैसला चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर में, है ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एज ए फैसिलिटेटर बोलकर क्या देगा, इसका डिसीजन लेगा। वो किसी भी पार्टीज के साथ नहीं जाएगा, ना वो ये पार्टी के साथ जाएगा, ना वो पार्टी के साथ जाएगा, वो एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बोलकर ये भी कोई फैसला नहीं सुना सकता लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना माय फ्रेंड। तो वो एक ऐसे बीच में का रास्ता खोज निकाले, है ना माय फ्रेंड्स। जब भी वो कोई केस वो हैंडल कर रहा है तो वो बीच में का रास्ता खोज निकाले, ना कि वो एक को सपोर्ट करे, है ना। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पावर्स पुलिस ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर्स और लैंड ऑर्डर्स पर क्या नहीं कर सकते माय फ्रेंड्स, अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब पार्लियामेंट यहाँ पर लॉ बनाता है, वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। तो ये था हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा माय फ्रेंड तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जरूर लाइक करें,
हमारे एक वीडियो को, और जरूर सब्सक्राइब करें अकेडमी कोर्सेज को। हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूलें माय फ्रेंड्स, और जरूर ज्वाइन हो जाए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसमें आपको पीपीटीज, पीडीएफ, हैंडराइटिंग सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।